बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिनी हिट्स नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेज़बान सईद इरफान फाजिल। इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम एक मेहमान में। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार जिस तरीके से आप हमारी गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को पसंद फरमा रहे हैं, उसी तरीके से जो सिस्टर कंसर्न चैनल गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का है सिनी हिट्स, उसके सारे प्रोग्राम्स आप पसंद कर रहे हैं और साथ साथ हमें फीडबैक भी दे रहे हैं। नाज़रीन, जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, आपको पता है कि प्रोफाइल ओरिएंटेड है, जिसमें हम एक शख्सियत को दावत देते हैं, एक पर्सनालिटी को दावत देते हैं, उसके बाद उनके साथ खास तौर पर बातचीत होती है, रूबरू होते हैं उनके साथ, उनके कामकाज को लेकर बात करते हैं। वादिया कश्मीर की अगर बात करें तो ज़र्रे ज़र्रे में खूबसूरती छिपी है। अब देखा जाए तो यहाँ पर कल्चर, आर्ट, खासतौर पर जितनी भी सारे फन से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं, हम भी कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो लेजेंड्स हो या खासतौर पर वो स्टाइल यंग टैलेंट जो आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा आगे भाग रहा है, दौड़ रहा है, यानी अपना मुकाम जो है उन्होंने हासिल कर लिया और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने अपनी एक खूबसूरत छाप छोड़ी है। नाज़रीन, जहाँ तक आज के प्रोग्राम और आज के मेहमान का ताल्लुक है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कश्मीर में अगर देखा जाए लिटरेचर का एक बड़ा वास्ट बैकग्राउंड है। पोइट्री, ऑथर, सूफ़ी बुजुर्गों की बात करें, सूफ़ी शायरी को लेकर बात करें तो ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है, कई अरसों से चल रहा है। मगर आजकल के दौर में भी बड़ी खुशी होती है जब आजकल का नौजवान यंग टैलेंट जो है पोइट्री या ऑथर या खासतौर पे कैलीग्राफी या कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर इन चीज़ों के साथ जुड़ रहा है और कश्मीर के साथ साथ जी हाँ अपनी रेस को आगे बढ़ा रहा है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो यंग है, टैलेंटेड है और अभी तक तकरीबन 8-9 किताबें उन्होंने लिखी है और एक साइड से अगर देखें तो एक अच्छा खासा होल्ड है, यानी ख़ासतौर पर राइटिंग्स को लेकर। आइए जानते हैं उनके बारे में, ये सिलसिला, ये दौड़ किस तरीके से शुरू हुई और ख़ास तौर पर जबकि हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन के साथ साथ आजकल हम देखते हैं वी हैव अ वीमेंस एम्पावरमेंट। आजकल आप देखिए हर तरफ से शाना बशाना लड़कियां, औरतें काम कर रही है, मैदान में बाजियां मार रही, आगे बढ़ रही है, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ऑथर। अब इसी तरीके से अगर हम कश्मीर की बात करें तो वी हैव ऑल गुड बेस्ट एग्जाम्पल्स। तो मेरे आज जो मेहमान है वो है राबिया बशीर वानी। आपका वेलकम है प्रोग्राम में एक मेहमान। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, राबिया बशीर वानी जो है ये एक ऑथर है, पोइट है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका आगाज, खासतौर पे इनका जो सिलसिला है पढ़ने लिखने के साथ साथ राइटिंग्स का, किस तरह से शुरू हुआ। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा राबिया, बचपन से लेकर अगर देखें स्कूल का एक बड़ा खूबसूरत सा टाइम, बचपन की बड़ी खूबसूरत यादें, तो क्या ये बचपन में ही जहन में था कि मुझे एक ऑथर, एक राइटर बनना है, या पेरेंट्स की विश थी नहीं हमारी बेटी के पास कलम की ताकत है, भाई ये कुछ कर सकती है? नहीं, एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ आफ्टर 2018। ओके। क्योंकि मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ गई। एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो थी कैलिफोर्निया की, वो उनका नाम है द साइंस बिहाइंड कैलिफोर्निया। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ब्राज़ील की थी। अच्छा। एक्चुअली उस पे हम क्या करते थे, हम सोशल इश्यूज जो थे ग्लोबली हम उन पे बात करते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस पे आर्टिकल्स भी लिखेंगे। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, आर्टिकल्स अगर पब्लिश करेंगे तो काफी लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स। राइट। तो फिर उसी तरह आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मे भी ऐसा हो सकता है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो अलग से भी दिखा सकती हूँ लोगों को। तो मैंने इसी तरीके से शुरुआत की। 2018 दैट वाज योर टेक ऑफ। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा, जब आप स्कूल में पढ़ रही थी, चाहे अगर हम हायर स्टडीज को लेकर बात करें या लोअर स्टडीज को लेकर बात करें, प्राइमरी स्टडीज को लेकर, उन दिनों थोड़ा शौक था, मतलब मैं कुछ आर्टिकल्स लिखूं या कुछ पोएम्स लिखूं जो आप अपने टीचर्स के साथ शेयर करती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं एक्चुअली मेरा क्या है कि मैंने हर एक एक्टिविटी जो भी स्कूल में होती थी, चाहे कुछ भी एक्टिविटी हो, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। मेरा हमेशा से शौक था। और ऐसा नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को बोलते हैं नहीं आपको सिर्फ स्टडीज ही करनी है और आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। जो मैं उनको बोलती थी मुझे करना था, वो बोलते थे ठीक है करो, बस इतना है कि आप कोई गलत स्टेप ना उठाओ, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। राबिया, मैं देखता हूं कश्मीर में ये काफी वी कैन से वेरी कनेक्टेड कि लड़की को डॉक्टर बनना है। फैमिलीज में अक्सर हम देखते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर बननी चाहिए। आपके घर में तो नहीं था कि हमारी बेटी डॉक्टर बने? नहीं, मेरे घर पे नहीं था। आपको जो करना है आप वो ऑप्ट कर सकते हो। हालांकि मेरा खुद का शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो इसीलिए मैंने मेडिकल ऑप्ट किया था। ओके। तो बट मैं बाद में धीरे धीरे उतना शौक रहा नहीं, अब मैं BSc परस्यू कर रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा बेटा, जानना एक और बात चाहूंगा, फैमिली का जो बैकग्राउंड है आपका, क्या वो बिजनेस बैकग्राउंड से था या कुछ होते ना कंजर्वेटिव वेरी एजुकेटेड फैमिलीज, लाइक पढ़ना लिखना है बस यही कुछ है, या प्रेशर रहता था, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी फैमिली की अगर बात करूँ, फैमिली नहीं, अगर पूरे खानदान की बात करूँ, सभी जम्मू कश्मीर पुलिस से पूरे है। बाप रे। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला आपको जो करना आप कर सकते हो, बस उनका इतना था कि एक
दायरा जो होता है बस जी। उसके अंदर हैं और जो करना चाहते हो वो करो। बहुत खूबसूरत। अच्छा, आजकल के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अब आप माशाल्लाह 8-9 किताबें आप लिख चुकी हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट टेक ऑफ? पहले शुरुआत किससे हुई? पहले शुरुआत हुई थी, एक आर्टिकल लिखा था वुमेन एम्पावरमेंट पे। ओके जी, उसके बाद दूसरा आर्टिकल लिखा था, जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए थे, तो स्किल सेल एनीमिया जो है उस पे लिखा था। अच्छा। तो इसी तरह धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मुझे लगता है कि मैं कश्मीर के बारे में लिख सकती हूँ, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है कश्मीर में। तो उसके बारे में लिखा था। 2019 में वो स्टार्ट किया था, तो फिर 2020 में वो बुक पब्लिश हो गई। फिर धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा। अच्छा, पेरेंटेज को लेकर आपने कोई किताब लिखी है? हमने सुना है टॉक्सिक पेरेंट्स, राइट? ये टॉक्सिक एंड समटाइम्स ये टॉक्सिक थोड़ा सा लगता है ना जहन में, ऊपर से पेरेंट्स के साथ इसको जोड़ना, ये क्या कैसे जहन में आया? एक्चुअली होता क्या है ना कि कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि हम ये बच्चे को स्ट्रिक्शंस दे रहे हैं, उनको लगता है हम ये सही कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन वो एक्चुअली में टॉक्सिक हो रहे होते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे के दिमाग पे कैसा असर पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट है उसमें। यानी वी कैन से वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल नाउअडेज मोबाइल फोन्स। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसे क्या होता है, कंपैरिजन होता है ज्यादातर। आपके कजिन्स ने ऐसे किया है, और आजकल क्या होता है सिबलिंग्स के साथ भी कंपैरिजन आप भी वैसा करो। अच्छा, ये बताइए, इस चीज को लेकर ये बात जहन में इसलिए आई कि फैमिली में ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी, या आपको लग रहा था कि सराउंडिंग्स में ये चीजें हैं व्हिच आई हैव टू एटलीस्ट कहीं ना कहीं पेन को लेकर? हाँ, ये एक्चुअली मैं पहले भी काफी मर्तबा बता चुकी हूँ कि मतलब मेरे हम 4 सिबलिंग्स हैं, तो हम काफी पैम्पर हैं, हमें फैमिली में काफी पैम्पर रखा है। तो कभी कभी डांट लेते तो वो दिल पे लग जाता है। तो मैं उनको बोलती थी कि आप टॉक्सिक पेरेंटिंग करते हो, लेकिन बस नाम सुना हुआ था टॉक्सिक पेरेंटिंग, असल में पता नहीं था होती क्या है। ओके, अच्छा, तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद लिखा। शुरुआत हो गई, आपने पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, फिर पब्लिश हो गई बुक। तकरीबन अभी तक 8-9 किताबें हैं। मैं जानना चाहूंगा, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लिखा है। वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो तब लिखा था हमने, आपने देखा होगा रिसेंटली हुआ था, कुछ समटाइम्स बैक हुआ था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इशू उठा हुआ था। जी। उन्हीं दिनों हमने वो लिखी थी, क्योंकि मैं ऐसे समझती हूँ, लोग बोलते हैं वो एक्टर मेरा आइडियल है, वो एक्ट्रेस मेरी आइडियल है। मुझे लगता है कि एक जो मुसलमान है उसका आइडियल जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है कि लोगों को समझाना चाहिए एक अलग वे में, सिर्फ जो ऐसी किताब बने जो सिर्फ मुसलमान ना पढ़े, हिंदू लोग भी दुनिया भर के लोग बिल्कुल। और वो किताब मुझसे हिंदू लोगों ने भी मांगी, सिख जो थे उन्होंने भी, हर एक कम्युनिटी के लोगों ने मांगी, और मैंने कुछ शेयर। अच्छा, कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम बात करें, बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। जी। कश्मीर की खूबसूरती पर कुछ लिखा है आपने? जो मेरी किताब है वो कश्मीर की खूबसूरती पे, कश्मीर के कल्चर पे, और कश्मीर का जो ऑनगोइंग सिनेरियो, क्या नाम है उसका? स्प्लेंडेड कश्मीर। ओके, स्प्लेंडेड कश्मीर जी। और उसमें असल में मैंने ज्यादा कोशिश ये की थी कि अगर मैं खुद की बात भी करूं, तो आज क्या होता है ना, आज ये ट्रेंड चल पड़ा है, बच्चे को कश्मीरी नहीं करनी है, या तो उर्दू में बात करनी है या इंग्लिश में बात करनी है। बिल्कुल। तो वो मैं खुद भी, मतलब अगर मैं कश्मीरी में अभी बात करूंगी, मैं फंबल करती हूँ। तो यही होता है। तो हम धीरे धीरे कल्चर छोड़ रहे हैं, हम आज किसी को अपने कल्चर के बारे में उतना खास मालूम नहीं है। तो मुझे लगा कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसको रिवाइव कर सकें। नाज़रीन, जहां तक प्रोग्राम के साथ साथ हम बात कर रहे हैं, हमारी मेहमान है राबिया, और राबिया ने कहा कि कल्चर, लैंग्वेज, तमद्दुन, तहजीब को लेकर बात करें, हमारे विरसे को लेकर बात करें, धीरे धीरे हम इससे दूर होते जा रहे हैं। मगर ये तामत बह कशिर पट कत कर, मे बासान अच्छु फकर अगर इस कशिर पटन पन कशीर समझो, खास तौर पर सोन यस ये कल्चर छु, तमद्दुन, तहजीब छु, सकाफत छ, विरसु छु, या अत मज लुको आज तामत माय पन मोहब्बत पन वर्तोमुत छु, मे बासान अम सि पज पे प्रजनान। हमें इसके लिए बिल्कुल मैं कहूँगा कि इसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अस बल्कि फकर कर फेरन लागान कांगर तपान खास तौर पर शीनस मज अच्छु प्रजनावन यह पज पे बोलो। तो फिलहाल राबिया वानी मेरे साथ है, जो कि एक ऑथर है, अच्छी खासी अचीवमेंट्स हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, और कई सारे अवार्ड्स इन्होंने लिए हैं। एक खूबसूरत मॉन्टाज हमने तैयार किया है, आइए वो देख लेते हैं, उसके बाद सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक मेहमान इरफान फाजिल के साथ।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इरफान फाजिल के साथ सिनी हिट्स और साथ साथ प्रोग्राम एक मेहमान। ये वीडियो मोन्टाज हमने आप तक पहुंचा। आपने देखा कि कुछ अचीवमेंट्स डिस्टिंक्शंस को लेकर बात करें, सर्टिफिकेट्स अवार्ड जो कि राबिया ने अभी तक ली है। यानी कह रहे हैं कि अपनी रेस में, लाइफ की जिंदगी के साथ साथ जो ये खूबसूरत रेस है, पढ़ने लिखने के मामला को लेकर आगे बढ़ते हैं। राबिया, मैं जानना चाहूंगा कि एक साइड से पब्लिकेशंस, दूसरे साइड से एक अच्छा खासा वक्त आप गुजारती है, सर्व करती है, उसके बाद इसे प्रिंट एंड पब्लिशिंग पर जाना होता है, तो कितनी मदद आपको आज तक उन इदारों से मिली जो खास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, आर्ट एंड लैंग्वेजेस की मैं बात करूं, या इस तरीके से और भी कई इदारे हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, या देखा जाए तो उर्दू पब्लिकेशन लैंग्वेजेस है, काउंसिल ऑफ लैंग्वेजेस, तो कभी अप्रोच किया आपने कि मैं इस तरीके की बुक लिख रही हूँ जिसे आप पब्लिश कीजिए, या कभी ऐसा सपोर्ट मिला? नहीं, ऐसा तो नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ J&K की पर्टिकुलरली, J&K में ऑथर्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। आउट ऑफ J&K देखे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है ऑथर्स को, मतलब उनकी वैल्यू भी होती है, लेकिन J&K में वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत सारे ऑथर्स है, ऐसे ऑथर्स है जिनके बारे में अभी लोगों को पता भी नहीं, और वो इतना अच्छा लिखते हैं जिनसे मैं खुद इंस्पायर हो रही हूँ। आज मेरे एक फ्रेंड है, वो इतना अच्छा उर्दू में लिखते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे उर्दू लिटरेचर सिखाओ, क्योंकि मैंने उर्दू लिटरेचर नहीं सीखा, मैंने हमेशा इंग्लिश में ही लिखा है। तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं ऐसे। लेकिन आज के जो पब्लिकेशन, अगर मैं पर्टिकुलरली पब्लिकेशंस की बात करूं, उन्हें बिजनेस बनाया हुआ है इसको। मैं आज खुद एक पब्लिकेशन के साथ काम कर रही हूँ, अब मुझे पता आइडिया हो गया कि इस चीज में कैसा पैसा हो लग रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक बुक अगर 4000 या 5000 में पब्लिश हो जाएगी, वो पब्लिकेशन हाउस जो है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना लेते हैं, 50,000, 60,000, 5000 की किताब को, इतना ऐसा बनाया हुआ है उन्हें। और एक जब हम बुक पब्लिश करते हैं, हमारे पास एक नंबर आता है, ISBN नंबर बोलते हैं हम उसको, तो वो जो नंबर होता है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और यहाँ पे बारकोडिंग ISBN, yes, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिकेशन हाउस है, जो नए ऑथर है जिन्हें मालूम नहीं है, उनको कहते हैं कि इस पे 4-5 हजार रुपए लगता है, आप पैसे दे दो। ओह माय गॉड, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज सिंपली लाइक काइंड ऑफ ए करप्शन। एंड अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम देखें तो दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। आपको नहीं लग रहा है कि इस चीज के लिए अगर देखा जाए एक ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए, एक ओपन डोर विंडो होना चाहिए, ताकि एक यंग ऑथर को, एक यंग बडिंग ऑथर को, जो कि खास तौर पे इसमें आना चाहिए, जो सारी चीजें मुफ्त हो रही है या सपोर्टिव है, उसके लिए एक अच्छा विंडो खुलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं देखी। मैं लास्ट टाइम एक नेशनल मीडिया यहाँ पे आया था, उन्होंने बुलाया हुआ था हमें यंगस्टर्स के बारे में बात करने के लिए, हमने उनसे बात की थी, बट कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, चलिए राबिया, एक साइड से लिटरेचर की आप बात कर रहे थे कि मैं अंग्रेजी लिटरेचर तो पढ़ रही हूँ, मगर साथ साथ में उर्दू के बारे में, हमारे कश्मीर की अगर बात करें, एक बड़ा वास्ट बैकग्राउंड है उर्दू लिटरेचर का या कश्मीरी लिटरेचर का। अगर देखें, बड़े बड़े सूफी बुजुर्गों ने एक वर्सटाइल पोएट्री जो है, कोई खास आपके लाइफ में इंस्पायरिंग पोएट या कोई ऐसे ऑथर जिनसे आप काफी इंस्पायर हुई कश्मीर की लिटरेचर को लेकर? कश्मीर का तो नहीं मैं कह सकती, बट हाँ, मतलब एक जो है, मैं काफी, मतलब मैंने पहले कहा कि मैंने उर्दू लिटरेचर इतना पढ़ा नहीं, कश्मीरी ही, सॉरी, इंग्लिश पढ़ा हुआ है। लेकिन मौलाना रूमी जो है, उनका मैं काफी ज्यादा मैं पसंद करती हूँ उनको पढ़ने की। अच्छा, चलिए एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, तकरीबन 8-9 किताबें जैसे आपने तरतीब दिया, कोई खास वजह कि एक तो होता है फेमस होना है, एक तो होता है कि नहीं मैं समाज के लिए कुछ काम करूं, एक तो होता है कि नहीं किसी ने कहा है, कौन सी चीज आपकी इन तीनों चीजों में आपके जहन में थी कि मुझे एज एन ऑथर या एज ए राइटर अपना नाम खड़ा करना है? एक्चुअली जब हम डिबेट करते थे, उन्हीं दिनों मैंने एक ऐप ज्वाइन किया हुआ था। मतलब वो एक कश्मीर में सादत मोहिद्दीन है उनका नाम, उन्हें एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम है आओ उन्हें याद करें। जी, और उसमें वो कश्मीरी पोइट्री को रिवाइव करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुलाएंगे उनको, बुलाएंगे इस शो में जरूर। जी, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। फिर मुझे लगता है मुझे कश्मीर के बारे में लिखना चाहिए, और किस तरीके से हम कल्चर छोड़ रहे हैं उसके बारे में लिखना चाहिए। तो वो मैंने फिर इस पे लिखा, स्प्लेंडेड कश्मीर में मैंने वो लिखा। और इसी तरह फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने आपको बताया था मैंने किस वजह से लिखा। फिर टॉक्सिक पेरेंटिंग जो है उसके बारे में मैंने पढ़ा, और जब मैंने वो पढ़ा ना, मेरे सामने ऐसी चीजें आई, मुझे लगा नहीं, ये लोगों को मालूम होनी चाहिए।
क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको भी बच्चों को समझने की ज़रूरत होती है और बच्चे जो होते हैं उनको भी पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या है, पेरेंट्स बच्चे को ऐसा रूम नहीं देते हैं जिसमें वो अपने आपस में शेयर कर पाएँ कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपने पेरेंट्स के पास जाऊँगी, मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं मैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरा फ्रेंड होगा मैं उससे वो शेयर कर लूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ऐसा मतलब रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए माँ बाप के बीच में कि जो एक फ्रेंडशिप जैसा हो। How personally you believe that a tie bonding with parents and kids when you have poetry all around? मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जी, तो आपको लगता है ये चीज जोड़ देती है इन चीजों? बिल्कुल। तो कोई ऐसी चीज आपने, अगर मैं अपने फादर की बात करूं, वो पहले इतना नहीं था, वो मतलब कहते थे मुझे कि हाँ आप करो, तो फिर जब मैंने धीरे धीरे किताबें मतलब पब्लिश करना स्टार्ट किया ना, तो उनको भी इंटरेस्ट आ गया। वो आज मुझे कहते हैं काफी टाइम से आपकी किताब नहीं, आप कुछ लिख नहीं रहे हो। तो वो मतलब काफी मतलब मुझे लगता है कि अच्छा देखिए हम देख रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रही हो, परस्यूइंग बीएससी, अभी माशाल्लाह आप कॉलेज में पढ़ाई कर रही, दूसरी साइड से आप ऑथर भी बन चुकी है। कुछ चीजों को मैनेज करना एक स्टूडेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। व्हाट पर्सनली आई बिलीव, आई स्टिल रिमेंबर जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो कभी कभी लगता था कि फीस मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता था, मगर आजकल के टाइम में यू हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज फॉर पेरेंट्स, स्पेशली फॉर किड्स। अब जब आपकी किताब पब्लिश होनी है, उसमें खर्चा होना है, तो ये कहाँ से हो जाता है? पेरेंट्स से ही होता है कि खुद कुछ? पेरेंट्स से ही होता है, क्योंकि अभी मैं एक पब्लिकेशन के साथ काम कर रही हूँ। मैंने काफी पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो मतलब काफी मजबूर हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो बच्चे हैं उनकी किताब ये पब्लिश हो, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। नहीं है। yes, yes. अब हमने एक पब्लिकेशन लॉन्च की है जो हम मतलब आज तक उसमें काफी सारी किताबें पब्लिश हुई हैं, लेकिन एक भी किताब ऐसी नहीं होगी जो 4 या 5 हजार से ऊपर गई होगी। ओके। इतने में ही पब्लिश हो गई है सारी। तो ये एक रीजन था कि वो पब्लिकेशन मैंने और मेरे फ्रेंड ने साथ में खोली। अच्छा, एक बड़े राइटर का मैंने इंटरव्यू किया था, एक शायर भी है, राइटर भी है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, जनरली मैं वो सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ, घबराने की बात नहीं है। सवाल जो है, क्या राइटर या पोएट लायर होता है? समटाइम्स होता है, मेरे हिसाब से कभी कभार होता है। कैसे आप इसको डिफाइन करें? मतलब मेरे हिसाब से कभी उनको कोई राइटर ऐसा होता है ना जो इंट्रोवर्ट होता है। राइट, वेरी ट्रू। वो कभी कोई जो होता है एक्सट्रोवर्ट होता है ना, और अक्सर मैंने देखा है जो एक्सट्रोवर्ट राइटर्स है ना, जो हकीकत होती है ना वो वही लिख लेते हैं। इंट्रोवर्ट लिख नहीं पाता है। इंट्रोवर्ट जो होता है वो कभी कभार लिख लेगा, लेकिन ज्यादातर वो चाहता है मैं अपने तक ही रखूं ये बात, मैं ना बोलूं। तो आप एग्री है इस बात से? हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, अगर हम देखें कई सारे ऐसे राइटर्स हैं या पोएट्स हैं जो खास तौर पर जिन्होंने वर्ल्ड वाइड एक अच्छी खासी अपनी पहचान छोड़ी है, तो राबिया के जहन में कभी ये बात आती है कि कंपटीशन को लेकर जब मैं आगे बढ़ रही हूं, मगर तंज या ट्रोलिंग या कहीं कहीं जगह पर हैमरिंग कश्मीर में हो रही है, खास तौर पे जबकि आप कोई अच्छा काम करो तो जिसे बर्दाश्त नहीं होता है? है, बहुत है। अगर आप राइटिंग कम्युनिटी की ही बात करो ना, कंपटीशन से राइटर्स में, ये राइटर मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब डिफेम करने की कोशिश करते हैं वो। एग्जैक्टली। तो मतलब ये मैंने खुद भी फेस किया हुआ है। क्या कुछ वजूहात आपको लग रही है, खास तौर पे अगर हम देखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस ऑफ फीमेल्स, हम आजकल के टाइम में देख रहे हैं कि लड़कियां टॉप कर रही है, पढ़ लिख रही है, जैसे मैंने पहले कहा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इवन वी हैव फैंटास्टिक पायलट्स आल्सो फ्रॉम कश्मीर। तो क्या कुछ वजूहात है कि अभी ये सोच जो है बदल नहीं रही? वो मतलब कोई मैं पर्टिकुलर रीजन तो नहीं बता सकती, काफी डिफरेंट रीजन है, लेकिन ये मुझे लगता है कंपटीशन के नाम पे अभी हसद हो रहा है लोगों को। ओके। तो वो लेकिन हसद है उनको, लेकिन वो मतलब उसको कंपटीशन का नाम। जब हम देखते हैं एक अच्छे खासे लेवल ऑफ रेस में कि स्पोर्ट्स में एक लड़की ने बड़ा अच्छा किया, इसको क्यों छोड़ा, ये दरबदरी है। सिंगिंग में आपने किसी लड़की ने अच्छी आवाज से कुछ अच्छे गाने बनाए, बिल्कुल उसको तो आपने जलील कर दिया, खराब कर दिया। अभी भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जब हम बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक साइड से तो पढ़ाना है, एक साइड से उसको जमाने के साथ आगे बढ़ाना है, मगर कई कई जगह पर अभी भी हम देखते हैं कि रुकावट है, रुकावट के लिए खेद है। क्या करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से कि उन लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या करना चाह रहे वो। मतलब अगर आप देखें उनके भी बच्चे होंगे, हो सकता है उनके बच्चे सफर करेंगे, उनको भी कुछ करने का शौक होगा, तो अपने पेरेंट्स की वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो ये पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मैंने टॉक्सिक पेरेंटिंग में मैंने यही चीज लिखी है कि आपको अपने बच्चे के समझने की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं,
लेकिन किसी और फील्ड में वो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जो थिंकिंग है वो उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये समझने की जरूरत है। मतलब 10 साल के बाद एक जनरेशन गैप आ जाता है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। राबिया, जब आपने लिखना शुरू किया, आपने पहला आर्टिकल लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, फिर किताबों का सिलसिला आगे बढ़ा। एक सिंगर को सिंगर बनने के लिए एक अच्छे सिंगर के पास एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ती है। एक राइटर को भी मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी है कि वो किसी अदबी शख्सियत के पास या किसी अच्छे राइटर के पास जाए, ताकि उसको पता चले कि इसका वैल्यू क्या है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ग्रामेटिकली में कितना साउंड हो। तो राबिया को कभी लगा, जब आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, इवन हमारे पास इतने बड़े ऑथर्स, इतने बड़े राइटर्स है वर्ल्ड वाइड, तो कल जब मेरा नाम भी जाएगा तो कहीं एरर्स या मिस्टेक्स या ग्रामेटिकली इसको सुधारना है, या कहीं आप गए, किसी ने आपको पॉलिश किया इस चीज के लिए? मैं किसी बड़े के पास तो नहीं गई, लेकिन जब मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा था, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया था। मैंने उनको कहा था आप मुझे कहें कि क्या ये ठीक है, क्या ये परफेक्ट है, क्या मैं ये पब्लिश कर सकती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि हाँ आप इसमें थोड़ा और चेंज ला सकते हो। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं सीखी, और आज इंटरनेट का जमाना है तो इजीली सब कुछ अवेलेबल है। एग्जैक्टली, मैं इसी बात पे आ रहा था कि हम कहते हैं कि सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया ने अवेयरनेस कर दी है। इवन वी हैव लॉट ऑफ बिंग, गूगल, डिफरेंट सर्च इंजन्स। जबकि हम करते हैं बाबा वहां है तो कुछ भी बोलते तो बता देते हैं। अब कितना डिफिकल्ट रहा होगा उन शायरों के लिए, उन पोइट्स के लिए, उन राइटर्स के लिए उस टाइम लिखना, जब ये सारी चीजें नहीं थी। आपको लगता है कि आजकल के राइटर्स और पोइट्री को लेकर जब हम बात करते हैं, वजन कम हो गया है, या वो वजनदार चीजें वही थी जब इंटरनेट नहीं था, जब वो बड़े बड़े शायर थे, खासतौर पे जिनका कलाम आज भी वर्ल्ड वाइड जो है दुनिया भर में सुना जाता है, पढ़ा जाता है? आपको लगता है कि इसने चीज कम कर दी, कंप्रेस कर दिया, या इसने आसान कर दिया? मेरे हिसाब से कम हो गया है, क्योंकि आज आप देखोगे, कोई देखेगा सोशल मीडिया पे इसने बुक लिखी है। कश्मीर में ये चीज है, अगर किसी चीज का ट्रेंड चल पड़ता है ना, सभी उसके पीछे भागते हैं। तो ये क्या है कि अगर आपको देखोगे, कल को कोई देखेगा, पोस्ट देखेगा, किसी राइटर का देखेगा, इसने लिखा है, तो बोलेगा मैं भी लिखूंगा। लेकिन लिखने के लिए पहले पढ़ना जरूरी है, तो वो पढ़ते नहीं है, तो वो मयार खुद ब खुद खत्म हो जाता है। रातों रात हम कह सकते हैं ना कि जंप हो गया है, यानी आपने एक गाना गाया तो बस सिंगर बन गए टॉप के। लाइक, शेयर्स, कमेंट्स का जमाना है आजकल। तो जब आप कोई चीज पब्लिश करती है या सोशल मीडिया के पेज पर उससे लॉग इन करती है या अपलोड करती है, आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड के साथ, कहीं डर लगता है कि कोई सही चीज मैंने डाली? अदरवाइज हम लोग तो ऐसी चीजें डाल देते हैं, हम देखते हैं चलो कितने लाइक्स एंड शेयर्स या कमेंट्स आएंगी, मगर कितना इंपॉर्टेंटली एक राइटर को देखना है जब वो कोई चीज सोशल मीडिया पर पब्लिश करती है। मैं अगर खुद की बात करूं, अगर मुझे कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है, मैं पहले उसको रीचेक करती हूँ, 10 बारी 20 बारी रीचेक करती हूँ। जब मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके बाद मैं पोस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि लगता है कि बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द स्क्रीन हमसे भी लोग काबिल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप बताइए क्या नेक्स्ट हो रहा है? अभी तो 7-8 किताबें आ गई, आर्टिकल्स भी आ गए, अब कोई खास स्पेशल बड़ी बात, या कह सकते हैं कि कोई बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, या कह सकते हैं कि कुछ आपका अपना आने जा रहा है आने वाले टाइम में? मेरा एक शौक है, उस पर मैं 1.5 साल से लगभग काम कर रही हूँ, वो है डिसलेक्सिया और ऑटिज्म पे लिखना। जी, उस पे अब मैं मतलब मैं पहले स्टडी कर रही हूँ फिलहाल उसके बारे में। क्या बात है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लिख सकती। ये चीज विजन में कैसे आ गई? ये बात आपके विजन में कैसे आ गई ऑटिज्म की आप बात कर? क्योंकि मुझे ये बचपन से मुझे फील होता था, मतलब मैं खुद एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन जो मुझसे भी कम बच्चे होते थे स्कूल में, ये स्कूल में होता है, लेकिन उन बच्चों को पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है। और वो क्या बोलते हैं स्कूल वाले, अरे ये तो नालायक है, ये कुछ कर नहीं सकता। बेस्ट काउंसलिंग फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। उनको जरूरत होती है, लेकिन लोग उनको क्या करते हैं, ताने देते हैं, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, लेकिन उनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, और वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कब ये इंशाल्लाह ताला आने जा रही है मार्केट में, ताकि लोगों की नजरें और मेरी नजरें इस पर पड़े? इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं उस पर स्टडी ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ लिखूं तो बेस्ट ही लिखूं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टडी करना। तो मुख्तसर सा वक्त है, एक आखिरी सवाल और एक खूबसूरत सी मैसेज, जो आपकी तरह बच्चे स्कूल में या हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे खास तौर पर अपने फील्ड को लेकर? क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन, कियोस एंड डिलेमा के साथ जुड़ी है। क्या सजेस्ट करेंगे, या क्या उनको इस फील्ड में आना है? अगर आएंगे तो कौन सी चीजें उनके जहन में उन्हें रखनी है? मेरे हिसाब से वो मतलब मैं किसी को नहीं, क्योंकि आप हमारे फील्ड में, हर किसी के डिफरेंट शौक, जो चाहता है, फॉर एग्जांपल ऑथर या सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी है, आपको सीखना है
काफी राइटर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मतलब हो सकता है जो अच्छे राइटर हैं उनका भी मतलब वैल्यू कम हो गया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं वो लिख लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता वो लिख क्या रहे हैं। ट्रू। और कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं वो ऐसे ऐसे वर्ड डाल देते हैं बुक में जो किसी को समझ ही नहीं है, उनको लगता है ये इंप्रेसिव लगेगा, लेकिन वो किसी को अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या फायदा आपकी किताब? लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल। हाँ, वो क्या फायदा जब रीडर आपकी किताब ही नहीं पढ़ पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राबिया बशीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हम निकाला हमारे लिए, आप प्रोग्राम में आई। हमने तो आपको बाई सोशल मीडिया कांटेक्ट किया था और आपने रिवर्ट बड़ा जल्दी किया, जबकि हमें आपका काम बड़ा खूबसूरत लगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है चैनल की और ख़ासतौर पे मेरी कि यंग राइटर्स, यंग म्यूजिशियंस, सिंगर्स, जितने भी हमारे कश्मीर के टैलेंटेड लोग हैं उनको बुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि मेरी मेहमान थी आज राबिया वानी, और राबिया के साथ हमने बात की जो कि एक राइटर है और अभी एक मेडिकल स्टूडेंट है, बीएससी कर रही है। साथ साथ में अगर देखें तो कश्मीर के सिनेरियो पर, खासतौर पर सराउंडिंग्स को लेकर, इस पूरे कैनवस पर इनकी नज़र है। आने वाले टाइम में कई सारी चीज़ें और भी आने जा रही हैं इनके राइटिंग्स को लेकर। हम दुआ करते हैं कि इसी तरह से कश्मीर में जितनी भी खूबसूरत जो राइटर्स है, बडिंग राइटर्स है, ऑथर्स हैं, जो अपने कश्मीर का नाम इंटरनेशनल लेवल पर लेना चाहते हैं, फ़ख्र की बात होती है जब ऐसी बेस्ट एग्जाम्पल्स अभी भी कश्मीर में मौजूद है। कहते हैं ना कि अभी भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसा अरसा गुजर चुका है, ज़माना गुजर चुका है, जहां पर हम कहते थे कि ऐसा होता था, अब उसे रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो रिवाइव करने के साथ साथ कश्मीरी लिटरेचर की बात करें, सूफी पोइट्री को लेकर बात करें, तो ऐसे आजकल के नौजवान हो तो क्या बात। नाज़रीन किराम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अगले शुमारे में किसी और मेहमान को दावत दूंगा। प्रोग्राम रहेगा एक मेहमान। इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर और ऑनलाइन एडिटर कम ग्राफिक्स आबिद कादिर को। बने रहिए, देखते रहिए सिनी हिट्स चैनल। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।